अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। पेशे खिदमत है सफरीना किस्त नंबर 11। सिकंदर की आंख खुली तो बाहर शोर सुनाई दिया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी कमीज पसीने से शराबूर थी, लेकिन सिकंदर के पास ख्वाब को सोचने के लिए वक्त नहीं था, क्योंकि सफरीना अभी तक नहीं आई थी और बस्ती के लोग जाग चुके थे। अब वो क्या करे? अगर वो बाहर जाता है तो अकेला देखकर उससे सफरीना के बारे में सवाल होगा, और अगर यहाँ इंतजार करता है तो भी उम्मीद नहीं कि कोई अंदर नहीं आएगा। सफरीना, सिकंदर ने नाम लेकर पुकारा, और ये पहली मर्तबा था कि सफरीना बुलाने पर नहीं आई। सिकंदर ने दूसरी और फिर तीसरी मर्तबा भी आवाज दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये कहाँ चली गई है यार? सिकंदर उलझ सा गया था। उसने खुद को कहा था, अभी सिकंदर ने ये कहा ही था कि सफरीना उसके सामने जाहिर हो गई। सिकंदर कुछ कहता उससे पहले ही सफरीना ने उसे होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का कहा। सिकंदर नगमान को झोंपड़ी में देखकर सफरीना का इशारा समझ गया कि क्यों वो उसे खामोश रहने का कह रही थी। उठो तुम दोनों, सरदार दारू तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। नगमान ने अंदर दाखिल होकर उन्हें चलने का कहा। ये बात सुनकर सिकंदर और सफरीना उठ खड़े हुए। सिकंदर, हमला होने वाला है। सफरीना ने उठते हुए सिकंदर के कान में सरगोशी की थी, और सिकंदर ने सफरीना को हैरानी से देखा। पहले तो उसे सफरीना की बात की मुकम्मल समझ नहीं आई, और फिर वो सोचने लगा कि सरदार दारू को इस बात से कैसे खबरदार करे। अगर सरदार ने पूछ लिया कि तुम्हें कैसे पता चला तो? लेकिन इस वक्त वो ना कुछ कहने की पोजीशन में था और ना ही कुछ करने की। सिकंदर ने गिनती नहीं की, लेकिन काफी झोंपड़ियों के बाद सरदार की झोंपड़ी आ गई, जिसके बाहर नए चेहरे का मुहाफिज पहरा दे रहा था। शायद वो रात को खड़ा होता होगा। सिकंदर ने सोचा, सरदार से कहो नगमान आया है और अपने साथ कैदी लाया है। नगमान ने पहरेदार से कहा तो पहरेदार झोंपड़ी के अंदर चला गया और फिर इजाजत लेकर बाहर आया। आप अंदर जा सकते हैं कमांडर नगमान, पहरेदार बोला। और फिर नगमान सिकंदर और सफरीना को अपने साथ लेकर झोंपड़ी में दाखिल हुआ। ये झोंपड़ी बाकी झोंपड़ियों से काफी बड़ी थी और अंदर से खूब सजाई गई थी। दाएं तरफ एक छोटा सा दरवाजा था, शायद ये बाहर का होगा, सिकंदर ने सोचा। सरदार दारू सामने मौजूद गांव तकियों पर टेक लगाए बैठा था। नगमान सरदार को देखकर वहीं रुक गया और सिकंदर और सफरीना को आगे जाने का इशारा किया। सिकंदर सफरीना के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ सरदार दारू के सामने गया तो सरदार ने उन्हें सामने जमीन पर बिछे कालीन पर बैठने का इशारा किया। ये कहकर सिकंदर बैठ गया और सफरीना भी सिकंदर को देखकर बैठ गई। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा कि तुमने मेरी जान बचाई, सरदार बोला। इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं सरदार, लेकिन इससे पहले कि आप मुझसे कुछ और पूछें, मेरे दिल में कल रात से एक गुमान है और मैं चाहता हूँ कि मैं वो बात आपके सामने रखूं। बिल्कुल कहो। मेरे लिए अब तुम एक मेहमान हो और मैं तुम्हारी बात लाजमन गौर से सुनूंगा। सरदार, कल उन दो लोगों को पकड़ने के बाद जब मुझे झोंपड़ी में सोने के लिए छोड़ दिया गया तो मैंने इस बारे में सोचा और मेरे दिमाग में एक बात आई कि जब उनके बाकी लोगों को पता चलेगा तो वो लाजमी अपने आदमियों को छुड़ाने जरूर आएंगे। हो सकता है कि बस्ती पर हमला भी कर दिया जाए। सिकंदर ने सफरीना की बताई हुई बात को अपना ख्याल बताते हुए कहा, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। नगमान, सरदार ने नगमान को आवाज दी। जी सरदार, नगमान ने नजदीक आकर कहा। ये नौजवान ठीक कह रहा है। सालिक को तुम बेहतर जानते हो और जिस तरह से नौजवान ने बताया है, सालिक हम पर हमला भी कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने तमाम जंगजुओं को इकट्ठा करो और उन्हें किसी भी खतरे के लिए तैयार करो जल्दी। ऐसा ना हो कि हम बेखबरी में अपना बड़ा नुकसान कर दें। अभी सरदार ने बात पूरी ही की थी कि बाहर फायर की आवाज सुनाई दी और फिर किसी के चीखने की आवाज आई। सरदार, हमला! सिकंदर ने ये अल्फाज कहे थे और फिर नगमान। इसके बाद सरदार बाहर को दौड़े। सिकंदर भी उनके साथ पीछे जाने के लिए उठा। सफरीना, तुम गायब रहकर मेरे साथ रहो और जैसे पहले तुमने बात की थी अब भी मेरे दिमाग में बात करना। ये कहकर सिकंदर आगे बढ़ गया। उसने ये भी नहीं सुना कि सफरीना ने कुछ कहा था। शायद उसने ठीक है कहा होगा।
सिकंदर झोंपड़ी से बाहर निकला तो बस्ती में अफरा तफरी फैल गई थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे और नगमान ऊंची आवाज में उन्हें हिदायत दे रहा था। सरदार दारू झोंपड़ी से बाहर निकलकर बस्ती का मुआयना कर रहा था। वो हालात को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोगों की भीड़ से वो कोई भी नतीजा अखज नहीं कर पा रहा था। सरदार, आप अंदर जाएं। बाहर सूरत हाल खतरनाक है। गोली की आवाज से यही लगता है कि वो लोग करीब हैं और हम उनकी नजरों में भी हैं, सिकंदर ने सरदार से कहा। लेकिन सरदार दारू ने सिकंदर की बात की नफी करते हुए कहा, नौजवान, मेरे लिए मेरा कबीला ज्यादा अहम है। अगर मैं ही छुपता रहा तो मेरे लोग मुझे बुज़दिल सरदार समझेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। बल्कि तुम ऐसा करो कि झोंपड़ी में चले जाओ। तुम हमारे मेहमान हो और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे। सरदार ने सिकंदर की बात उसी पर उल्टा दी, लेकिन सिकंदर अंदर नहीं जाना चाहता था। उसके पास मौका था कि वो अपनी जगह बनाए ताकि यहाँ से खैर आफियत से निकल सके। सिकंदर, जल्दी से सरदार की झोंपड़ी के अंदर आए। अचानक सिकंदर ने सफरीना की आवाज सुनी और वो झोंपड़ी के अंदर चला गया। इस दरवाजे से अंदर आए सिकंदर, सफरीना की आवाज आई और फिर सिकंदर झोंपड़ी में मौजूद दरवाजे से दाखिल हो गया। अंदर उस झोंपड़ी से मुंसलिक एक और झोंपड़ी थी और शायद सरदार दारू इस झोंपड़ी को घर के तौर पर इस्तेमाल करता है, क्योंकि झोंपड़ी में मौजूद घरेलू सामान की बहुत सी चीजें पड़ी हुई थीं। सामने झोंपड़ी की दीवार में सुराख किया गया था। ऐसा लग रहा था कि ये किसी इंसान ने अंदर आने के लिए बनाया है। सिकंदर, दूसरे कबीले के 2 लोग यहाँ आए और सरदार की बेटी और बीवी को अगवा करके अपने साथ ले गए हैं, सफरीना ने सामने आकर कहा। तो सिकंदर परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करे, सरदार को बताए या उन लोगों के पीछे जाए। और फिर उसने सरदार को बताने में वक्त जाया करना मुनासिब नहीं समझा। वो भी झोंपड़ी के सुराख से गुजरकर बाहर निकल आया। झोंपड़ी के बाहर थोड़े फासले पर 3 फुट की एक बाड़ बनाई गई थी, जिसका मकसद बस्ती को जानवरों से बचाना था और इसी बाड़ को दरमियान में से काटा गया था। अब सिकंदर को समझ आई कि वो फायरिंग की आवाज कहाँ से आई थी। सामने एक बस्ती वाले की लाश पड़ी हुई थी जो ठंडा हो चुका था। शायद उस बेचारे ने आने वालों से मुज़ाहमत की होगी और फिर गोली का निशाना बन गया। सफरीना, क्या तुम जानती हो कि वो लोग सरदार की बीवी और बेटी को किस रास्ते से लेकर गए हैं? जी हाँ सिकंदर, वो अभी ज्यादा दूर नहीं गए हैं सिकंदर, सफरीना की आवाज आई। तो फिर मुझे वहाँ ले चलो, सिकंदर बोला। आपको गायब करके ले जाऊं या रास्ता बताती जाऊं सिकंदर, सफरीना ने सवाल किया। इतना वक्त नहीं कि मैं उनके पीछे चल कर जाऊं, तुम मुझे उनके करीब पहुंचा दो, फिर आगे देखता हूं कि क्या करना है। जी ठीक है, अपना हाथ मुझे दें और आंखें बंद कर लें, सफरीना ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, जिसे सिकंदर ने पकड़ लिया और फिर आंखें बंद कर लीं। सफरीना की आवाज सुनकर उसने आंखें खोल दी। अब वो पहाड़ों पर मौजूद था। सामने ही एक रास्ता जा रहा था जो पहाड़ को काटकर बनाया गया था। वो लोग आपसे चंद कदम आगे जा रहे हैं सिकंदर, सफरीना ने कहा और फिर सिकंदर आगे बढ़ने लगा। पहाड़ की कटाई गोल घूम रही थी। सिकंदर जैसे ही घूमकर आगे आया तो सामने ही उसे 4 लोग नजर आए, जिनमें से 2 तो सरदार की बीवी और बेटी थे और दूसरे 2 सालिक के आदमी थे। उनमें से एक ने सरदार की बीवी का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे ने बेटी का। सफरीना, इनकी बंदूकें खराब कर दो और अगर इनके पास खंजर वगैरह है तो वो भी गायब कर दो। इसके बाद मेरी मदद करना, मैं इन पर हमला करूंगा। बस तुम ये कोशिश करना कि वो ज्यादा मुज़ाहमत न कर सकें और मैं इन्हें आसानी से ज़ेर कर सकूं। मैं आपके साथ हूँ सिकंदर, आप हमला करें, सफरीना ने कहा। तो सिकंदर दबे कदमों के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो कोशिश कर रहा था कि उसके कदमों की आवाज न हो और फिर वो उनके सर पर पहुंच गया। सिकंदर ने नजदीक पहुंचकर उनमें से एक पर छलांग लगाई और उसे गर्दन से दबोच लिया। सिकंदर को बंदूक भी उसी के हाथ में नजर आई थी। वो आदमी सिकंदर के हमले से बेखबर था और जब तक वो समझता, सिकंदर उसे जमीन पर गिराकर उसके सीने पर चढ़ गया था। दूसरा अभी तक बेयकीनी के आलम में खड़ा हुआ था। जब तक वो होश में आता, सिकंदर ने नजदीक पड़ा पत्थर हाथ में उठाकर जेर किए आदमी के सर में मारा तो खून का एक फवारा सर से निकलता हुआ उसी के बालों को लाल कर रहा था जिसे सिकंदर ने सर पर पत्थर मारा था।
वो अब सर पकड़कर जमीन पर ही लेट गया था। सिकंदर उसे छोड़कर उठ खड़ा हुआ और फिर दूसरे आदमी के पेट पर एक जोर की लात मारी। दूसरा आदमी ओ की आवाज निकालकर जमीन पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से पेट को पकड़ लिया था। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। सिकंदर ने जल्दी से पहले आदमी के कंधे से बंदूक उतारी और फिर उन दोनों को निशाने पर ले लिया। अगर तुम दोनों ने जरा सी भी हरकत की तो मैं गोली चलाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा, सिकंदर ने अपनी आवाज में भारीपन पैदा करते हुए कहा और फिर सरदार की बीवी और बेटी की तरफ मुंह करके बोला, आप दोनों परेशान ना हो, मैं आप दोनों को खैर आफियत से वापस बस्ती ले जाने आया हूँ। लेकिन तुम कौन हो बेटा? सरदार की बीवी बोली, मैं आपकी बस्ती का मेहमान हूँ और कल रात ही यहाँ आया हूँ, सिकंदर ने सरदार की बीवी को तसल्ली देते हुए कहा। ओह अच्छा, वो तुम हो, सरदार की बीवी बोली। शायद उसे सफरीना और सिकंदर की रात वाली आमद का पता चल गया था, लेकिन वो उन दोनों को शक्ल से नहीं जानती थी। जी हाँ, आप लोग चलने की तैयारी करें, ये कहकर सिकंदर ने बंदूक का रुख जमीन पर बैठे आदमी की तरफ किया। अगर जरा सी भी हरकत की ना तो फिर, सिकंदर ने बात को अधूरा छोड़कर बंदूक को झटका दिया, जिसका मतलब था कि वो गोली मार देगा। और फिर सिकंदर ने झुककर नीचे पड़े आदमी को बालों से पकड़ा और उसे खड़ा कर दिया। उसका खून बहना अभी भी बंद नहीं हुआ था। चलो, ये कहकर सिकंदर ने चारों को दोबारा बस्ती की तरफ चलने का इशारा किया। सरदार की बीवी और बेटी सिकंदर के पीछे चल रहे थे और एक आदमी को सिकंदर ने हाथ से पकड़ रखा था, जबकि दूसरा आदमी पेट पर हाथ रखे आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रहा था। तेज चलते हो या नहीं? सिकंदर ने बाजू से पकड़े हुए आदमी को बोला था। और आप लोग भी जरा तेज चलें, अभी तक खतरा टला नहीं, ऐसा न हो कि हम पर पीछे से हमला हो जाए, इसलिए थोड़ा तेज चलें, ये सिकंदर ने सरदार की बीवी को कहा था। उन्हें वापस पहुंचने में कुछ देर लगी, क्योंकि सालिक के आदमी उन्हें काफी दूर ले आए थे। सरदार दारू और बस्ती वालों को सरदार की बेटी और बीवी के गायब होने, सिकंदर और सफरीना के गायब होने का पता चल चुका था और अब वो समझ रहे थे कि इन दोनों को सिकंदर अपने साथ अगवा करके ले गया था। लेकिन बस्ती में दाखिल होने पर जब सब ने सरदार की बीवी और बेटी और साथ 2 लोगों को सिकंदर के साथ देखा तो इसकी इतला सरदार दारू को दी गई और फिर सरदार दारू भागता हुआ सिकंदर के करीब पहुंचा। तुम लोग ठीक हो? सरदार ने नजदीक पहुंचकर अपनी बीवी से कहा। जी सरदार, अब हम ठीक हैं। ये तो भला हो इस लड़के का जो ये वहां आ पहुंचा। अगर ये ना होता तो हम इस वक्त सालिक की कैद में होते। सरदार की बीवी ने जब ये कहा तो सरदार अपनी इज्जत और मर्तबा को भी भूल गया और लपक कर सिकंदर को सीने से लगा लिया। नौजवान, मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? तुमने पहले मेरी जान बचाई और अब मेरी इज्जत को सलामत ले आए हो, सरदार ने अलग होते हुए कहा था। सरदार, जैसे ये आपकी इज्जत है वैसे ही ये मेरी माँ और बहन है, तो मैं कैसे इन दोनों को दुश्मनों की कैद में जाने देता। इसलिए जब मैंने झोंपड़ी में सुराख देखा तो मैं समझ गया कि कोई यहाँ चोरी करने आया है और फिर झोंपड़ी से बाहर निकल कर देखा तो ये लोग मुझे पहाड़ पर चढ़ते नजर आए। मैं इनके पीछे गया। अब ये आपके सामने है। सिकंदर ने कहानी को गोल कर दिया था। अगर वो ऐसा न करता तो सफरीना का नाम सामने आ सकता था। सिकंदर ने कंधे से पकड़े आदमी को जोर से जमीन पर फेंका तो वो वहीं लेट गया, जबकि दूसरा अभी भी सर झुकाए और पेट को पकड़े खड़ा हुआ था। ले जाओ इन दोनों को और बस्ती के बीचों बीच बांध दो। सरदार का इशारा सालिक के आदमी की तरफ था। ये सुनकर नगमान, जो सरदार के दाएं जानिब खड़ा हुआ था, आगे बढ़ा और फिर दोनों को पकड़कर बस्ती में ले जाकर बांध दिया। सरदार दारू सिकंदर को अपने साथ लेकर झोंपड़ी की जानिब बढ़ने लगा तो सफरीना जंगल से निकलकर उनके सामने आ गई। तुम कहाँ गई थी सफरीना? सिकंदर ने घबरा कर मगर ड्रामाई अंदाज में कहा। जब ये दोनों कमरे में घुसे थे तो मैं छुप गई थी और जब वो सरदार की बेटी और बीवी को पकड़कर बाहर ले गए तो मैं भी जंगल में जाकर छुप गई थी, सफरीना ने डरते हुए बताया। सिकंदर दिल ही दिल में सफरीना की अदाकारी की दाद दे रहा था।